हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक फिजिक्स का पेपर का एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि ये पेपर का सेट है 52-2-2 ये सेट है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एमसीक्यूज और असर्शन रीजंस यही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस दी हुई है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कैपेसिटेंस दी हुई है सी एम इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर, और इसके अंदर के की वैल्यू दी हुई है 4। तो आंसर क्या आ गया? 4 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो ये हमारे पास केस 1 है जिसमें सी एम की वैल्यू दी हुई है। फिर कहता है कि अगर हम इसमें से मीडियम को हटा दें, अगर आप इसमें मीडियम को हटा दोगे तो अंदर क्या बचेगा? एयर बचेगी। तो एयर का फॉर्मूला कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो आपसे क्या पूछा है इसने? एयर पूछा है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी की वैल्यू कहां से पता लगेगी? जो पहली कंडीशन है उसमें देखो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी कितना आएगा? सी एम बाई 4 आएगा ना। अगर हम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी कैलकुलेट करें तो सी एम बाई 4 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? सी बाई 4। ऑप्शन कौन सा है? सी। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे हुआ? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। उसके बाद कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट विद द स्पीड ऑफ वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है, इन अ कंडक्टर विद पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट्स एंड्स इफ v इज रिड्यूस टू v बाई 2। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देता है? ये हाफ कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है वोल्टेज के साथ। तो बच्चों vd का फॉर्मूला क्या होता है? ई टाउ बाई एम होता है, ठीक है। ई वी टाउ बटे एम इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये केस 1 है कि जब हम vd और v के साथ बात करें, इफ से पहले वाली स्टेटमेंट का मतलब तो ये होता है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है? vd कितना होगा जब हम वोल्टेज को हाफ कर देंगे। तो आप इसको हाफ कर दो। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, ई वी नया टाउ बटे एम इंटू एल। तो वी डैश कितना कर दिया? वी डैश की वैल्यू हाफ कर दी किसकी? ओरिजिनल की। एक बार वैल्यू पुट करो, ई वी टाउ बटे एम एल। वी की वी डैश की वैल्यू वी बटे 2। अब यहां पे ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू कितनी है? वैल्यू 1 है ना। तो वी डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वी डी डैश। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तो इसको रिवर्स करो, दोबारा सुनो जो मैंने बोला है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए। क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है? एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कंडक्टिंग लूप को हम लोग मूव कराते हैं, ठीक है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद टाइम, जिसमें आपको E1, E2, E3 इनके मैग्नीट्यूड्स के अंदर जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू T, मतलब बड़ा T, 2T और बड़ा 3T, मतलब ये इन 3 जगह ईएमएफ की वैल्यू पैदा हो रही है। जो जिसमें हम बात करें इसके अंदर E1 डेवलप हो रहा है, इसमें E2 डेवलप हो रहा है, E3 डेवलप हो रहा है। अब आपसे पूछता क्या है? आंसर देखो, ये कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी लूप को मूव कराते हैं तो होता क्या है? ये मान लो हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग लूप है, मैं इसको मूव कराऊंगा, ठीक है। अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। तो कहने का मतलब है फ्लक्स की वैल्यू बी ए होती है। अगर मान लो बी की वैल्यू बदलेगी तभी फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये इस क्वेश्चन का पहला स्टेप है, ठीक है। तो पहले देखो यहां पे बी की वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रहा है ना, बी चेंज हो रहा है, तो बी की वैल्यू बढ़ रही है। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं, इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? बी की वैल्यू सेम है। उसके बाद क्या हो रहा है? बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या चूज करना है? हमें ये चूज करना है जिसमें बी की वैल्यू चेंज हो रही है, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा। तो हमारा एजेंडा क्या है? फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ पैदा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो अब आपको पता लगाना है कि कौन बड़ा। अब देखो यार, बी बढ़ रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है,
फ्लक्स चेंज हो रहा है तो E1 की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर क्या है। अब अगर इसको देखो जरा, इसको अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो E3 की वैल्यू E1 के कंपैरिजन में क्या है, छोटी है। पहली चीज ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि E2 में तो B की वैल्यू सेम है ना, सेम है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो गया, छोटा। अब बात आएगी E1 और E3 की। अब E1 का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है और E3 का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना वैल्यू में छोटा है। समझ में आ गया। तो इस सिचुएशन में देखें तो E1 की वैल्यू बड़ी होगी, E1 की वैल्यू बड़ी होगी और E2 की वैल्यू छोटी होगी। E2 की वैल्यू यहां ये क्या दिखा रहा है, बड़ी दिखा रहा है, तो ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो गया। तो E1 बड़ा है तो 2 भी चला गया, 3 भी चला गया, ऑप्शन डी बच गया हमारे पास। ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद एक सर्कुलर कोयल है, उसमें 10 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला कोयल, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड है एमटी। ये चीज ध्यान रखनी है, एमटी का मतलब होता है मिली टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 1.0 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। सबसे पहला काम है इसमें कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल सरफेस कोयल 0.6 आई कैप 0.8 जी कैप। तो इसके आगे कोई यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, एन कैप हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स पता लगाना है, बी ए कॉस थीटा एन कैप, ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा इसके अंदर, ये तो हमारा मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी और ए, बी कितना है 1.0 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप इंटू एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर गुणा में 10 की पावर -3 में लिखना भूल गया, ये यहां लिख देता हूं, मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट में जाएगा ये हमारा एन कैप, क्योंकि हमारा ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स। तो 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जी कैप। समझ में आ गया। इसका और इसका डॉट कर दो, उसको इससे गुणा कर दो, कितना आंसर आएगा 1.6.6। तो ये हो गया 0.6 आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, तो मैं इसको आई डॉट आई लिख देता हूं एक बार, जिसकी 11वीं थोड़ी कमजोर है वो देख ले, प्लस 0.5 गुना 8 पॉइंट का 8, तो ये हो गया 40/100, 40/100 मतलब 0.4। और जे डॉट जे 1 होता है, जे डॉट जे लिख देता हूं। पाई 3.14, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं, 22/7 नहीं लिखना। आर कितना है 10/100, इसका स्क्वायर कर दूंगा गुना में 10 की पावर -3। ठीक है बच्चों, हर एक स्टेप समझ में आ गया। इसका आंसर 1 तो बचेगा क्या, 0.6 जमा 0.4 गुना में 3.14 और गुना में 10 की पावर 2/10 की 100 गुना 100 लिख लेता हूं एक बार, गुना 10 की पावर -3। तो ये 2 0 से 2 0 मार डालो, ये ऊपर गया, कितना बच गया 10 की पावर -5 हो गया। 3.14 10 की पावर कितना हो गया -5, 3.14 गुना 10 की पावर -5 और 0.6 प्लस ये कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया ना, ये तो 1 ही हो गया, छोड़ दो इसको। अब आंसर माइक्रो के अंदर है, अगर 1 0 आगे यहाँ पे सरकाऊंगा, यहाँ पे 3.14 के बाद, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 31.4। अगर मैं इसको लिखने के लिए क्या करूंगा, बटा 100 कर दूंगा ना, एक बार इसको ऐसे लिख लो, डिवाइड बाय 100 गुना में 10 की पावर -5, 1 0 ऊपर चली गई, 31.4 गुना में 10 की पावर -6। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। समझ में आ गया, क्लियर है वेबर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी क्वांटिटी एक ट्रांसफार्मर के अंदर सेम रहती है। ट्रांसफार्मर आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। अब देखो यार, इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया, ज्यादातर बच्चे पावर ओनली कर देंगे। अब आइडियल ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे फ्लक्स लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत ही बेसिक लाइन इसमें लिखी हुई है, अगर आप ट्रांसफार्मर को किसी बुक से ढंग से रीड करोगे ना, तो उसमें लिखा होता है फ्लक्स लीकेज इज नेग्लिजिबल, मतलब फ्लक्स सेम रहेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, डी। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। अगला सवाल, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, 2 मिली हेनरी एल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दी हुई है और आर दिया हुआ है 30।
फिर क्या कहता है, इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी मिनिमम। इम्पीडेंस मिनिमम मतलब Z की वैल्यू कम। Z कम कब होता है बच्चों, जब XL की वैल्यू XC के बराबर होती है। ये 99% क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब बच्चों ओमेगा एल की वैल्यू 1/ओमेगा c हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 पाई बाद में लिखेंगे, पहले इसको वो कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। ये यहां तक सॉल्व हो गया। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1/√LC। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है 1/2 पाई √LC। एल की वैल्यू डालोगे, सी की वैल्यू डालोगे, डाल दो। थोड़ा मैं इसको यहां कर देता हूं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √L। L कितना बच्चों, 2 मिली। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3 गुणा, और क्या है यहाँ पे C कितना है, 0.2 माइक्रो, 0.2 10 की पावर -6। अब देखो यार, रूट में नीचे जो टर्म है ना, ऊपर ले जाओ उसको, 1/2 पाई, रूट ऊपर लेके जा रहा हूं मैं। 10 की पावर तो ऊपर जा सकती है ना, 10 की पावर 5 हो जाएगा प्लस का, नहीं 5 नहीं होएगा, सॉरी, ये 6 और 3 9 होगा। 10 की पावर 9 बन गया। और नीचे कितना बचेगा, 2 गुना में 2। नीचे अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 10 ऊपर जाएगा, ऊपर 10 गुना हो गया। समझ में आ रहा है ना ये, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं 9 को, ये 9 है बच्चों, 9 अंग्रेजी में 9। 10 की पावर 9 और 1 10, 10 की पावर 10/4, 10 की पावर 10/4। तो कितना बन गया बच्चों ये, 10 की 1/2 पाई √4 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2। 10 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते नहीं, ये जो गोगल लगाते हैं, ये कौन सी रेडिएशन से बचाते हैं, ये बड़ा फेमस सवाल है। अल्ट्रावायलेट, हाई एनर्जी होती है इसके अंदर, बहुत ज्यादा, आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट। अच्छा, 8वां सवाल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 5 नॉट दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब के मैक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, कितना, 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर का मतलब होता है 300 गुना 10 की -9, मतलब ये इंसिडेंट वाली होगी। काइनेटिक निकालना है तो इसके अंदर एक इक्वेशन होती है आइंस्टाइन की, कौन सी इक्वेशन होती है, फाई नॉट प्लस के मैक्स, जो कि कहता है जब कोई भी रेडिएशन आती है एच न्यू के साथ, 2 काम होते हैं उसके अंदर। तो के मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, के मैक्स की वैल्यू एच न्यू माइनस फाई नॉट। आपका काम क्या है, न्यू की वैल्यू निकालना। न्यू क्या होता है, C/λ। तो के मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, HC/λ माइनस फाई नॉट। फाई नॉट दे रखा है ना 2, HC, H कितना है, के मैक्स। अब बच्चों ये जो आंसर है ये जूल में है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसको ना एक वो होता है ना फॉर्मूला, मैं बता देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुना 10 की पावर -19 जूल होते हैं। तो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ये क्या कर दिया मैंने, एक यहां पे 1 जूल है ना, यहां से इसको नीचे ले जाओ, तो 1/1.6 गुना 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिलेशन बन गया बच्चों, 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना उसको इससे गुना कर देना। ठीक है, तो मैं एक बार वैल्यूज लिख देता हूं इसकी, कितनी आएगी, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, थोड़ा साफ सुथरा लिख दूं। तो इसको थोड़ा यहां लिखते हैं, यहां सोल्व करते हैं इसको। तो के मैक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 गुना 3 गुना 10 की पावर 8 बटा लैम्डा कितना है 300 गुना 10 की पावर -9 और गुना में, अब मैं इससे गुना कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, मेरी मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि आंसर मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और माइनस कर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, सारी जीरो वगैरह सॉल्व करोगे, तो इसमें एक वैल्यू आती है, वो समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगी।
4.14 समथिंग आएगी, -2 करूंगा तो 2.14 समथिंग आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेटर से मैंने करा था, ये इतना ही आएगा, मैंने चेक कर लिया, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ऑप्शन कौन सा बनेगा? डी। अच्छा, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये क्वेश्चन 2016 के अंदर दिल्ली बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आंसर नंबर बी। इसमें करना क्या होता है, ट्रांजिशन बनाने होते हैं हमारे को। ट्रांजिशन में बना के दिखा देता हूं, 1 2 3, ठीक है, ए बी सी ऐसे होता है ना। तो यहां पे देखो, सी से बी में एक लाइन लगा दो, सी से बी में लाइन लगा दी, ये लगा दी। उसके बाद बी से ए में लगा दो, बी से ए में लगा दो। उसके बाद सी से ए में लगा दो, सी से ए में लगा दो। ठीक है, समझ में आ गया? तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लेना इसके अंदर, ईसी माइनस ईबी। ठीक है, ईसी माइनस ईबी, ईसी माइनस ईबी, ठीक है, ईसी माइनस ईबी। उसके बाद ईबी माइनस ईए, उसके बाद ईसी, ईसी माइनस ईए। ठीक है, ये क्या होता है, एच न्यू होता है ना हमारे पास, एच न्यू की वैल्यू क्या होती है, एच सी डिवाइड बाई लैम्डा होता है। बस इसका अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी वैल्यूज डालनी है और इसको आप ऐड करा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं होता क्या, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो एच सी बटा लैम्डा। तो ट्रांजिशन की वैल्यू डालनी है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ई सी माइनस ई बी, ई सी माइनस ई बी, ठीक है, ये लैम्डा 1 दे रखा है ना, ई सी माइनस ई बी, देखो इसके कोरोस्पोंडिंग है ना, वह लैम्डा 1 है। तो एच सी बटे लैम्डा 1 कर लो, एच सी बटे लैम्डा 2 कर लो, तो एच सी बटे लैम्डा 3 कर लो। इन तीनों को ऐड करा दो, बस इन तीनों को ऐड करा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, आपको यही मिलेगा 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है, इसमें अप्रोच करता है गोल्ड न्यूक्लियस को। ये वही आ गया, ये गाइगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। ये मैंने इसका कल पेपर से एक दिन पहले, परसों रात को मैंने वीडियो डाला था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया था। एग्जैक्ट तो नहीं था ये, बट उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना सिखाया था। उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये हमारे पास एक गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये अल्फा पार्टिकल भागा भागा आ रहा है, ये यहां रुकेगा, ये डिस्टेंस ऑफ इसमें क्लोजेस्ट अप्रोच डी मान लो। तो डी की वैल्यू यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक के बराबर होगी ना। तो पोटेंशियल कौन सी होती है, पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन सी होती है, के क्यू ऑफ अल्फा, क्यू ऑफ गोल्ड डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो डी ऊपर जाएगा, कितना हो गया, के क्यू अल्फा क्यू गोल्ड डिवाइड बाई के। अब यहां से देखो ना क्या है ये, अब बच्चों के ये काइनेटिक एनर्जी है, कहीं कहो सर दो बार के लिख दिया, ये कौन सा है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के ही हो गया। अब यहां से डी की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई रूट नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, ये बड़ा फेमस सवाल है। इसमें ये पहले जो है ना, ये वाले, ये सारे कौन से हैं, ये पी टाइप हैं, तो बच गया ये एन टाइप। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब थ्योरी पढ़ते हो इसके अंदर, तो थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ता है। आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, ये जो हमारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रहते हैं ग्रुप वाले। ठीक है, एनीवे इसका आंसर सी आएगा। अच्छा, फिर ये कौन सा आ गया, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग कौन सी होती है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर मैंने इसका वन शॉट भी दिया था सेमीकंडक्टर का। रिवर्स बाइसिंग में पी की वैल्यू एन के साथ, पी की वैल्यू नेगेटिव, एन की वैल्यू पॉजिटिव, जिसमें आपकी डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो डिप्लीशन लेयर बड़ी हो गई। इसका मतलब पहले और दूसरे में से आंसर आएगा, या तो पहला आएगा या दूसरा आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 50-50। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये चेक करना है। तो क्योंकि दोनों के अंदर वाइडेंस हो रही है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, हाइट। अब अगर आपने कभी एनसीईआरटी में देखा हो, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का डायग्राम बना होता है, ठीक है, ये होता है बैरियर पोटेंशियल का। यहां पे अगर हम रिवर्स बाइसिंग देखते हैं, रिवर्स बाइसिंग के अंदर ये 1 है, यहां पे नॉर्मल है, तो रिवर्स बाइसिंग में बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, यहां 2 लिखा आ जाएगा। तो हाइट क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। समझ में आ गया? एनसीईआरटी खोलोगे आपको दिख जाएगा। फॉरवर्ड में नीचे आएगा, फॉरवर्ड के अंदर क्या होता है, 1 2 3, ये फॉरवर्ड हो गया। यहां रिवर्स में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक्सटेंशन होता है इसका। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? आई होप समझ में आ गया होगा ये। ओके, अगला सवाल, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द, कौन है ये, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द मैग्नीफाइंग पावर जो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ये कैसी होती है, ठीक है, नेगेटिव है इसके अंदर। फिर कहता है कि द फाइनल जो है हमारे पास इसके अंदर इमेज, वो इरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, इसके अंदर जो है, जो पावर होती है वो तो नेगेटिव होती है, ये ट्रू हो गया। बट जो
नेगेटिव होने के साथ इरेक्ट हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, तो हमारा सी इसके अंदर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया भाई? नेगेटिव है तो रियल होगा ना, रियल में इन्वर्ट होता है, ये इरेक्ट बता रहा है, तो सी आंसर आ गया आपका। क्लियर है यहां तक? अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, वो एंटर करते हैं सेम मोमेंटम के साथ, तो मोमेंटम की वैल्यू सेम है, लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मोमेंटम के परपेंडिकुलर है। देन बोथ डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ सेम रेडियस, तो दोनों का रेडियस बनता बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखते हो रेडियस की वैल्यू क्या होती है, mv/qb होती है। ठीक है, ये यहां दे भी रखा है, निकालते कैसे हैं ये भी देख लो। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है, तो mv²/r इज इक्वल्स टू, मैं इसको मिटो दूं, इज इक्वल्स टू qvb, v से v मर गया, r इज इक्वल्स टू qb डिवाइड बाय mv। ठीक है, तो क्या मैं उल्टा कर गया, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो यहां पे नीचे क्या है, r ऊपर जाएगा, q भी नीचे आएगा, तो mv/qb इज इक्वल्स टू r। लो बच्चों, mv क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है, तो मैं इसको p/qb भी लिख सकता हूं। मोमेंटम सेम है, तो चार्ज पार्टिकल, चार्ज तो सेम होता है ना भाई, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बी तो कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, सेम, ट्रू। क्लियर हो गया एक्सप्लेनेशन इसके अंदर। अगला, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज, अभी निकाला, ट्रू। तो कौन सा, दोनों ठीक हो तो कौन होता है, ए होता है। ठीक है, लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ट्रू है ये। उसके बाद देयर इज नो पावर लॉस इन आइडियल इंडक्टर, तो ये जो ट्रू है, बट देखा जाए कंजर्वेशन के अंदर पावर का कोई काम नहीं है, एनर्जी का पावर से लेना देना है, बट यहां पे कोई स्टेटमेंट बन नहीं रही, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बी क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर वो इसके साथ की नहीं है, बट बात ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है जब आप इंक्रीज करते हो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बिल्कुल सही, बढ़ता ही है। जब जितनी धूप होती है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे बादल आते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। यही तो डिसएडवांटेज था सोलर का, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 10th में चैप्टर था, उसमें बताया गया था। अच्छा, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटो, बिल्कुल सही बात, ट्रू है ये बात भी। ठीक है, तो दोनों ट्रू, ए आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर, अगले पेपर की बढ़िया तैयारी करना, बाय बाय।